हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फ्यूचरकल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकल कोचिंग की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, राम राम, नमस्ते, जय हिंद। जल्दी से लाइव आ जाओ बच्चों, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग लाइव आ चुके होंगे। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं, उनके नाम ले लेते हैं। पंकज, राहुल, उपांशा, उमरेंद्र कुमार। चलो भाई, जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। 1 मिनट देना बच्चों मुझे। एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो बच्चों कि आपका क्लास लाइव हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आ गए हैं बच्चे स्टूडेंट्स, ठीक है। ललिता आ चुके हैं, राजू आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, उमा भारती आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी की क्लास में। आज हम कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के साथ मैंने आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करवा दिया था कि ये सिलेबस है, ये चैप्टर हम इस सब्जेक्ट में करने वाले हैं। और कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। कितने बच्चों ने ईमानदारी से उस होमवर्क को कंप्लीट किया? होमवर्क में मैंने क्या दिया था, कुछ आपको स्टडीज दी थी बायोलॉजी की ब्रांचेस की। बायोलॉजी की जो शाखाएं होती हैं उनकी मैंने आपको एक लिस्ट दी थी कि आपको याद करना पड़ेगा। याद है ना? एंथ्रोपोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? हिपैटोलॉजी। चलो एक जल्दी से होमवर्क वाले क्वेश्चन का एक का आंसर कर दो। हिपैटोलॉजी ब्रांच में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? और दूसरे क्वेश्चन का आंसर करो, मायोलॉजी ब्रांच में हम किसके बारे में स्टडी यानी किसके बारे में अध्ययन करते हैं? बेटा कभी कभी ना एसएससी का पैटर्न है, रेलवे का पैटर्न है, इन ब्रांचेस से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो आपको ना ये ब्रांचेस जितनी भी मैंने आपको कल की क्लास में पीडीएफ में अवेलेबल करवाई है ना, वो सारी ब्रांचेस आपको याद होनी चाहिए। 2 बार और ऐसी ही ब्रांचेस दूंगी जो बची हुई हैं। अभी फिलहाल आप इनको याद करो। 10-12 दिन के बाद मैं कुछ ब्रांचेस की लिस्ट और दूंगी आपको याद करने की, फिर 10-12 दिन के बाद फिर और दूंगी। इतने में आपको सारी ब्रांचेस याद हो जाएंगी। फिर अगर एग्जामिनर कभी अगर ब्रांचेस से, अगर शाखाओं वाले इससे क्वेश्चन आ गया तो आप कभी नहीं अटकने वाले हो। ठीक है, चलो फिर अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी में, और इस चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। पहले पूरा डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे। इस तरीके से थ्योरी पढ़ेंगे कि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास लगाएंगे ये चैप्टर खत्म होने के बाद, तो हमारा एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तब जाके मजा आएगा कि हाँ मैम हमने इतने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो चैप्टर बड़ा है क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है इसके अंदर, और यकीन मानना इस चैप्टर में बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि मैम इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो। बेटा यकीन मानना ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ हम क्वेश्चंस करेंगे, एक क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लेटेस्ट में जो रेलवे ने, एसएससी ने, स्टेट एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात, है ना? तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे। आओ फिर शुरू करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। जब भी कोई चैप्टर शुरू करे सबसे पहले आपको चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर भूला भटका चैप्टर के मीनिंग से क्वेश्चन पूछ डालता है, पता है आपको? सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? बेटा सिस्टम का मतलब होता है हमेशा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे अंग हैं, उनका एक ग्रुप है, उनका एक समूह है। ऐसे ऑर्गन्स जो एक जैसा काम करते हैं मिलके, उन्हें हम बायोलॉजी में सिस्टम यानी तंत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि मैम ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी में किसका काम करता है? सर्कुलेशन का काम करवा रहा है। अब सर्कुलेशन को हम हिंदी में कहते हैं परिसंचरण। बच्चों परिसंचरण, परि का मतलब होता है चारों तरफ, संचरण का मतलब सर्कुलेट होने वाला। हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स का कोई ग्रुप है, ऐसे अंगों का समूह है जो हमारे बॉडी में चारों तरफ घूमने का काम कर रहा है। अब आप सोचोगे मैम चारों तरफ घूमने का काम कैसे कर सकता है? तो चलिए मैं आपको एक फोटो दिखाती हूं। इसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो 2 फोटो देख रहे हैं ना, इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है।
बेटा हम सब अंदर से ऐसे ही हैं। ये देखो, ये पूरी ह्यूमन बॉडी है। जी मैम, ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी में आपको ये लाल से कलर का, ये जो दिख रहा है लाल लाल कलर का, ये क्या है? ये ब्लड है, ये खून है। और खून 24 घंटे 7 दिन, ये देखो बेटा, ऊपर से लेकर नीचे तक आपके बॉडी में ऐसे घूमता रहता है चारों तरफ। इसका मतलब मैम ब्लड, खून, खून को हिंदी में रक्त, रुधिर, कुछ भी बोल लो आप, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो पूरे बॉडी में खून है, दिख रहा है। हाँ जी मैम। दूसरा ऑर्गन, पहला हम यहां पे क्या पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? ये जो आपका एक छोटा सा प्यारा सा ऑर्गन दिख रहा है, इसको आप हार्ट कहते हो, इसको आप हृदय कहते हो। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। जैसे हमारे घर में एक पानी वाली मशीन होती है, वो पानी को पंप करके 4 फ्लोर ऊपर तक पानी भेज देती है। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में एक पंपिंग ऑर्गन है। ये पंपिंग ऑर्गन किसको पंप करता है? ब्लड को, खून को पंप करता है। और इसी खून से फिर हमारे बॉडी में हर एक कोने में इस तरीके से खून पहुंच जाता है। तो दूसरा ऑर्गन हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हमारा ह्यूमन हार्ट। हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तीसरा सुनो, ये जो आपको पतले पतले पाइप दिख रहे हैं इस तरीके से, है ना, जैसे पाइप होता है, पाइप में पानी होता है, ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में भी ऐसे पतली पतली पाइप्स होती हैं। और इन पाइप के अंदर, हम इन्हें पाइप नहीं बोल सकते, इनको डक्ट्स बोलते हैं, नलियां बोलते हैं हम इनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं। और इन्हीं पाइप के अंदर ब्लड रहता है। तो ये जो आपको पतली पतली पाइप से दिख रही है, इनको हम डक्ट्स, नलिकाएं या ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं कहते हैं। जैसे कोई पाइप कट जाता है, फट जाता है, तो पानी बाहर निकलता है, ठीक ऐसे ही जब ये डक्ट, ये ब्लड वेसल पे कट लग जाता है तो आपका खून बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो तीसरा हम पढ़ेंगे यहां पे ब्लड वेसल्स। और 4 नंबर पे खून जैसा ही एक और लिक्विड हिस्सा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसको हम लिम्फ कहते हैं, जिसको हम लसिका कहते हैं। ये 4 ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो हमारे बॉडी का कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनता है। तो अब इस चैप्टर का मीनिंग समझने की कोशिश करना। सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह है। ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारे बॉडी में किसका काम करवा रहा है? सर्कुलेशन का काम करवा रहा है। ऐसे अंगों का समूह है जो हमारे बॉडी में परिसंचरण का काम करता है, उसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? जी मैम। अब अगला सुनो कि मैम सर्कुलेटरी सिस्टम में आखिर ऑर्गन्स आते कौन कौन से हैं। बस यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एक ऑर्गन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में अंगों के अंदर आता है या सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बनता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 1 नंबर पे आपको लिखना है, सबसे पहला लिखो ब्लड। ब्लड का मतलब खून, हिंदी में आप रक्त लिख दो, हिंदी में आप रुधिर लिख दो, खून लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरा यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जो ऑर्गन पढ़ने वाले हैं वो है हार्ट। हार्ट को हिंदी में हृदय कहा जाता है। और तीसरा जो हम यहाँ पे ऑर्गन पढ़ने वाले हैं वो हमारी पतली पतली डक्ट्स, जिनके अंदर खून सारा दिन घूमता रहता है हमारे बॉडी में, उन्हें हम प्यार से ब्लड वेसल्स कहते हैं। हिंदी में रुधिर वाहिका या रक्त वाहिका या खून वाली वाहिकाएं कहते हैं। ये पढ़ेंगे हम। और 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे यहां पर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या होता है, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी में बोलते हैं लसिका। ये लो बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम 4 ऑर्गन से मिलकर बनता है। कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से अंग? तो पहला इसमें खून आता है, दूसरा हमारा हार्ट यानी हृदय आता है, तीसरा ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं आती हैं, और चौथा लिम्फ। अब मुझे बताओ एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एग्जामिनर पूछेगा, 4 ऑप्शन डाल के पूछेगा, इनमें से कौन सा एक हिस्सा है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का है या नहीं है। मान लो आपको बोल दिया माउथ, मुंह। क्या मुंह सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है? आप कहोगे नहीं। आपसे पूछा पेट सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है? आप कहोगे नहीं। आपसे पूछा किडनी, गुर्दे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है? नहीं। तो मैम सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा कौन है? ये 4 ऑर्गन है।
और जब हम ये चारों डिटेल में पढ़ लेंगे ना बेटा, तब मानना आपका एक बड़ा सा चैप्टर खत्म हो गया, जिस चैप्टर का नाम क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 4 चैप्टर अलग अलग नाम दे देते हैं। नहीं बेटा, अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत है, चैप्टर का नाम सर्कुलेटरी सिस्टम ही रहेगा अगले 8-10 दिन तक। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? जी मैम। तो हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम जो सर्कुलेशन का काम करवाता है किसी ना किसी चीज का, और वो 4 मुख्य ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। ये चारों ऑर्गन से, और जब आप इस सर्कुलेटरी सिस्टम की फोटो देखना चाहोगे तो ऐसा दिखता है हमारा अंदर से सर्कुलेटरी सिस्टम। ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। पॉइंट क्लियर हुआ? जी मैम। आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें आप इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? एंजियोलॉजी। इसका मतलब मैम, एंजियोलॉजी वो ब्रांच है जिस ब्रांच में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, तो या तो मैं ये कह दूं कि आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, या मैं यूं कह दूं कि आज से हम एंजियोलॉजी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बात बराबर ही है? जी मैम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एंजियोलॉजी? अब आगे चलकर एक शब्द सुनोगे, एंजियोप्लास्टी। कितने बच्चों ने नाम सुना है एंजियोप्लास्टी? फलाना इंसान की डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी कर दी। अब ये एंजियोप्लास्टी क्या होती है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो एंजियोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें आप कंप्लीट तरीके से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो। अगला पॉइंट, मैम इस ब्रांच के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी? फादर का मतलब हो गया बेटा कि इस ब्रांच को जन्म देने वाले, जन्म का मतलब यहां पर इस ब्रांच पर काम करने वाले महान वैज्ञानिक कौन है? लिखिएगा, एंजियोलॉजी शाखा के जनक या पिता, एंजियोलॉजी के पिता या जनक, एंजियोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वो महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये वही महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया था कि हमारी नसों में खून दौड़ता कैसे है। हम लोग एक लाइन यूज करते हैं ना आम भाषा में, मेरी नसों में इसका खून दौड़ रहा है ना? तो बिल्कुल सही बोलते हो आप, खून है वो दौड़ता ही रहना चाहिए, दौड़ता ही रहता है। लेकिन ये बात बताई किसने थी? ये बात बताई थी विलियम हार्वे ने। इसीलिए हम कह देते हैं विलियम हार्वे इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी। बहुत बार एग्जाम में आता है कि एंजियोलॉजी ब्रांच में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इसके फादर कौन है। बात समझ में आई मेरी? जी मैम। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है या 2 प्रकार से होता है। यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी। बस जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे पढ़ना है, इससे ना ज्यादा इससे ना कम। मैं हमेशा बोलती हूं बस एक ही बार मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना किसी टीचर से, ना किसी किताब से, ना कोई ट्यूशन से, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखो, 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। बस साथ साथ नोट्स बनाओगे तो सोने पे सुहागे वाली बात है। बाकी मैंने तो आपको नोट्स अपलोड करवाई दिए हैं, डेली क्लास की पीएनजी भी आपको मैं अपलोड करवाती जाऊंगी। 2 प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक नंबर पे आता है, उसे बोलते हैं हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सीएस का मतलब यहां पे कंप्यूटर साइंस नहीं है, सीएस का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में लिखोगे बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज है वो। और दूसरी तरफ लिखोगे आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और हिंदी में लिखोगे खुला परिसंचरण तंत्र। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में दी हुई है परिभाषा। परिभाषा से क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां पे एग्जाम में आते हैं एग्जाम्पल्स। 4 एग्जाम्पल देगा, पूछेगा इनमें से किस जीव में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन एग्जाम्पल समझने से पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए।
क्या होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? चलो बहुत आसान तरीके से समझाती हूं आपको। आपके हाथ और पांव में इस तरीके की आपको सिर्फ क्या दिख रही हैं? ये डक्ट्स दिख रही हैं, ब्लड वेसल्स दिख रही है, ये ब्लू से कलर की दिख रही है आपको, है ना? क्या है ये इस तरीके की मैम पतली पतली पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको हम डक्ट्स कहते हैं, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और इन्हीं पाइप के अंदर क्या रहता है? इन पाइप के अंदर ऐसे ब्लड रहता है, खून रहता है। ये लाल कलर से जो मैं बना रही हूं, ये क्या है? ये ब्लड है। ये क्या है? आपका खून है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून बंद होके घूमता है, खून पैक होके घूमता है। अब ये पैक किस में है? ये क्या है? इनको मैं क्या बोल दूं? मैम आप इनको डक्ट बोल दो, आप इनको और क्या बोल सकते हो? ब्लड वेसल्स बोल सकते हो, आप इनको नलियां बोल सकते हो, आप इनको रक्त वाहिकाएं बोल सकते हो। ठीक है जी मैम। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर पैक होके, बंद होके घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर कभी आपको चोट लगी तो ये पाइप यहां से फट गया, कट गया। तो जैसे पानी का पाइप फटता है तो पानी बाहर आता है, ठीक ऐसे ये खून का पाइप है, तो ये पाइप फटेगा तो खून बाहर आ जाएगा। तो जब हमें चोट लगती है किसी भी हिस्से पे, तो ये यहाँ की नसें, ये ब्लड वेसल्स, ये डक्ट फट जाती हैं और फटने से आपको ब्लीडिंग, आपका खून बाहर निकलता है। अभी ये खून क्या है? पैक है। किसमें पैक है? ब्लड वेसल्स में, डक्ट्स में। तो बेटा पैक का मतलब ये क्लोज हो गया, है ना? तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स या डक्ट्स में पैक होके घूम रहा है पूरे बॉडी में। आप देखो ये आपको हर जगह दिखेंगे, यहां 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 यहां, पूरे बॉडी में आपके डक्ट्स होती हैं, पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं। ये देखो ना, आप इस फोटो में दिखाया तो है मैंने, ये क्या है? ये सारी ब्लड वेसल्स हैं और इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर खून पैक होके घूम रहा है ऐसे। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम को, इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को आप क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हो, आप बंद परिसंचरण तंत्र कहते हो। अब ये किस किस में, कौन कौन से जीवों में पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बस यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो, फिश। जो मछलियां होती हैं बेटा, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का है? क्लोज्ड। दूसरा, ह्यूमंस, मनुष्य प्रजाति, हम लोग, ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तीसरा लिखो, एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब हो गया जानवर। अरे जितने भी जानवरों के आपने नाम सुने आज तक लिख दो, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, लोमड़ी, भालू, इन सब में। ठीक है, तो इन सब का सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब दूसरी तरफ देखो, जस्ट इसका उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। खून है वो पैक नहीं है, ओपन पड़ा है, डायरेक्टली ऑर्गन्स के बीच में ऐसे खून बह रहा है, ऐसे ऐसे। ये पैक नहीं है बेटा, ये किसी भी प्रकार की नली के अंदर पैक नहीं है ब्लड, ऐसे डायरेक्टली ऑर्गन्स के बीच में फ्लो हो रहा है खून। खून ऐसे सीधा ही ऑर्गन्स के बीच में घूम रहा है, पैक नहीं है, खुला है, ओपन है। तो इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को आप क्या कह दोगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं फिर रिपीट कर रही हूं, परिभाषा ना याद करो चलेगा, एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन एग्जाम्पल्स जो जो मैं लिखवा रही हूं वो याद करने पड़ेंगे। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून पैक नहीं है, सीधा खुला पड़ा है ऑर्गन्स के बीच में, उस सर्कुलेटरी सिस्टम को आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स को स्टार कर लेना। जब जब मैं जिस चीज को स्टार करवाऊं, तो जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप उन स्टार वाली लाइन को रट के जाएं एग्जाम में। स्टार का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स को आपको, इसके उदाहरण को आपको स्टार करके लिखना है। सबसे पहला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है कॉकरोच में। कॉकरोच को हिंदी में कॉकरोच या तिलचट्टा कहा जाता है बेटा। कॉकरोच से वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 7 क्वेश्चन बनते हैं। आज आपने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया।
अगर एग्जाम में आ जाए कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का है, कॉकरोच का जो परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का है, ओपन यानी खुला। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, स्नेल, स्नेल का मतलब होता है घोंगा। अब क्या होता है स्नेल, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, फिलहाल लिख दो आप, ठीक है। जो शंख बजाते हैं हम मंदिर में वो स्नेल से मिलता है, वो घोंगे से मिलता है। तीसरा एग्जाम्पल आपको यहां पर लिखना है बेटा, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, कीट। अब इस इंसेक्ट में चींटी आ जाएगी, है ना, मक्खी आ जाएगी और आपका मकोड़ा आ जाएगा। इंसेक्ट्स का मतलब ये है। आप लिख दो क्रैब, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा बेटा, केकड़ा। और चौथा एग्जाम्पल आप यहां पर लिखो स्पाइडर्स, स्पाइडर्स का मतलब होता है मकड़ी, मकड़ियां, ठीक है। इन सबका सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, फटाक से बता दो मुझे मैम। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। ऐसे अगर इस लाइन से क्वेश्चन बन गया, अच्छा एक एग्जांपल और लिख दो बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बटरफ्लाई, तितली भी कर दो यहां पे, ये लो बटरफ्लाई, जो तितलियां होती हैं उनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, फटाक मुझे आंसर कर दो। हम लोग क्या हैं, हम लोग ह्यूमंस है, एनिमल्स है, मान लो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का है, क्लोज्ड। और अगर मैं आपसे पूछ लूं घोंगे में या कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का पाया जाता है, तो आप क्या आंसर करके आओगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आरआरबी जेई का एक एग्जाम होता है, ये वाला क्वेश्चन जेई के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब हम पीवाईक्यू लगाएंगे तो वहां पे आएगा कि क्या पूछा था, कि ऐसे पूछा था, 4 एग्जाम्पल दिए थे और पूछा था इनमें से कौन सा जीव है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन प्रकार का है, तो वहां पे कॉकरोच आंसर था, आपको कॉकरोच करके आना चाहिए था। पॉइंट क्लियर है, यस और नो। चले आगे। तो यहां तक की क्लास में आपको पता लग गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये किस किस से बना हुआ होता है ना। एक बच्चा कह रहे मैम कौन से चैप्टर से स्टार्ट किए, बेटा बायोलॉजी कहीं से भी शुरू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना हमें सब कुछ है। तो मैंने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें कौन कौन से ऑर्गन्स पढ़ने होते हैं, कितने प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और उसके एग्जाम्पल्स अगर आपको याद हो गए हैं तो मैं आगे चलूं, बोलो यस और नो। कोई डाउट नहीं है, नहीं है मैम। चलो तो अब हम शुरू करेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 4 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट, हृदय के बारे में, उसके बाद हम ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिकाओं के बारे में और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। तब 1 नंबर पे हम हेडिंग डालेंगे ब्लड। अच्छा ब्लड नहीं बेटा, हेडिंग डालेंगे ह्यूमन ब्लड। ऐसा क्यों मैम, अरे खून तो कुत्ते में भी है, हाँ खून तो तितली में भी है, खून तो एक चींटी को, एक मच्छर को मारते हो उसमें भी तो खून होता है ना। तो हमें इन सब का खून नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव का परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं हम। एक बच्चा बार बार कमेंट करके बोल रहे हैं मैम क्या ये लाइव क्लास है, बेटा इस एप्लीकेशन पे सिर्फ और सिर्फ आपको लाइव ही क्लास मिलेगी, ठीक है। अगर कभी रिकॉर्ड क्लास देनी होगी तो वो बोल के आपको दी जाएगी कि ये चैप्टर कम वेटेज वाला है, आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ लो। तो आप बार बार बोल के टाइम वेस्ट ना करें। 2:25 हो रखा है, क्लास डेट आज 6 जनवरी, 6 है ना, हाँ। तो बिल्कुल एकदम लाइव क्लास है, घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। तो अब हेडिंग डालनी है आपको, क्या, ह्यूमन ब्लड, हमारा खून क्या है, कैसे है, हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा बेटा। एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, मानव रक्त या मानव रुधिर या मानव खून, जैसे भी हेडिंग डालनी है आपको डाल लो। हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा एक, हर लाइन में। मैम सेल वाले चैप्टर से क्लास शुरू नहीं किए, अरे किस किताब में लिखा हुआ है कि सेल से शुरू करोगे तो आपका चैप्टर फिनिश बायोलॉजी समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी क्वेश्चन लगा लो बेटा, ठीक है। आ जाओ, आप मुझे मत बताओ कैसे पढ़ाना है, अरे बेटा पढ़ो ना, तुम्हारा टारगेट है पढ़ाई करना, नोट्स बनाना,
PYQs लगाना, PYQs सोल्व करना, वो हो रहे हैं तो आप सही बैच में हो। बस आ जाओ। ह्यूमन ब्लड, सबसे पहले साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। बच्चों कल की क्लास में भी बताया था मैंने कि बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। इनमें से एक शाखा ऐसी है जिसमें हम खून के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, तो उसे हिमेटोलॉजी कहा जाता है। बच्चों जब भी आप साइंस में हिमेटो शब्द देखेंगे उसका मतलब खून होता है, तो वो ब्रांच जिसमें आप खून के बारे में पढ़ रहे हैं, हिमेटोलॉजी। अच्छा, ऐसे डॉक्टर्स जो इस ब्रांच पे रिसर्च करते हैं, जो इस ब्रांच पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आगे चलकर हम उन डॉक्टर्स को कहते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। इसका मतलब मैम ऐसे डॉक्टर्स जो खून की जांच करते हैं या खून के ऊपर काम करते हैं, उन डॉक्टर्स को हम ब्लड स्पेशलिस्ट तो कहते ही हैं, लेकिन साइंस की नजर में वो कैसे डॉक्टर हैं? वो हिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो कभी। हिमेटोलॉजिस्ट, अगर आपके खून में कभी इन्फेक्शन हुआ, खून का पानी बना, खून गाढ़ा हो गया, खून पतला हो गया, तो जिन डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं उनको हिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। पॉइंट क्लियर है जी मैम? आ जाओ नेक्स्ट, बड़ा ध्यान से सुनना। ब्लड को कहा जाता है लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन। ब्लड इज ए लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन। लिक्विड का मतलब क्या होता है बेटा? तरल। अरे जब आपको चोट लगती है तो आपका खून फर्श पे गिरता है तो बह जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड होता है वो कौन सी स्टेट, कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड स्टेट में। तो हम कहते हैं जो रक्त है वो एक तरल परिसंचरित अंग है। सर्कुलेटरी सिस्टम का तो हिस्सा है ही है, लेकिन वो कौन सी स्टेट में है? तो आप क्या करोगे? लिक्विड स्टेट में है। तो अगर आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा एक सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है जो लिक्विड स्टेट में है, तो आंसर क्या करके आओगे? खून, ब्लड, है ना? ब्लड क्या होता है मैम? लिक्विड स्टेट में होता है। जी बिल्कुल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट ध्यान से समझना है आपको। ब्लड को कहा जाता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा जब आपको मैं टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहां पे ये चीज वापस रिपीट होगी। आज मैं आपको समझाऊंगी, उस दिन मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, रक्त को कहा जाता है तरल संयोजी उत्तक। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आइए इस लाइन को समझते हैं हम अच्छे से। ये लाइन लिखी हुई तो किताब में भी मिलेगी आपको, लेकिन अगर किताब से ही पढ़ना था तो आप मेरे बैच में क्यों आए? समझिए, टिश्यू क्या होता है, उत्तक क्या होता है? जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती है, लाखों करोड़ों सेल्स, मिलियन सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं और एक जैसा काम करती हैं, तो हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। उस स्ट्रक्चर को, उस संरचना को आप क्या कहते हो? ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह है। और इसी कोशिकाओं के समूह को आप क्या कहते हो? टिश्यू कहते हो, उत्तक कहते हो। खून के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, और आपको मैं बता दूं कौन सी, ये देखो, ये हमारा खून है, इसमें आरबीसी होती है, इसमें डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी तो मिलियंस में होती हैं, डब्ल्यूबीसी हजारों में होती हैं, प्लेटलेट्स लाखों में होती हैं। तो मैम ब्लड में तो बहुत सारी सेल्स हैं, खून में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं। हाँ जी, और जब बहुत सारी सेल्स का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू। इसका मतलब मैम हम ब्लड को टिश्यू कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब कौन से प्रकार का टिश्यू है वो समझने की कोशिश करो। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं। अब मैम खून ने किसको जोड़ा? अरे समझो, ये मेरा ब्रेन है, इसके अंदर मेरा ब्रेन है, ठीक है, ये खोपड़ी, इसके अंदर एक कपाल होता है, क्रैनियम, इसके अंदर ब्रेन होता है, और किडनी कुछ यहां होती है, ठीक है, ये आपकी किडनी है, दोनों, है ना, एक इधर एक इधर, यहां किडनी होती है। जी मैम, इस बार तो ग्रुप डी के एग्जाम में किडनी की लोकेशन पूछ ली थी कि किडनी कहां होती है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से समझो। मेरे ब्रेन को किडनी तक एक मैसेज भेजना है, तो मेरा
मेरा ब्रेन कैसे भेजेगा? ऐसा थोड़ी मेरा ब्रेन चल के जाएगा गुर्दों के पास और बोलेगा हाँ गुर्दे ये काम कर दो मेरा, नहीं ना। तो वो मेरा ब्रेन जो है वो मैसेज किसकी सहायता से, खून की सहायता से किडनी के पास भेजेगा। और खून तो 24 घंटे 7 दिन ऐसे सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है हमारे बॉडी में। अरे यहां चोट लगी, यहां चोट, यहां चोट, यहां चोट, यहां चोट, यहां चोट, यहां चोट, हर जगह खून निकलता है। क्यों? क्योंकि मैम ने अभी तो पढ़ाया कि ऐसे हमारे बॉडी में हर जगह ब्लड वेसल से हर जगह खून है। तो इस बॉडी में कहीं भी चोट लगती है आपको तो खून निकलता है। क्यों? क्योंकि हर जगह खून है। आप देख लो बेटा, है कि नहीं है? हाँ जी मैम। तो अगर मेरी ब्रेन को मेरी किडनी के पास कोई मैसेज भेजना है तो वो किसकी सहायता से भेजेगा? ब्लड की सहायता से, खून की सहायता से। तो खून जैसे ही ब्रेन से निकलता हुआ किडनी के पास जाएगा तो मेरा मैसेज पहुंच जाएगा किडनी के पास। जी हाँ। तो ब्रेन को किडनी से किसने कनेक्ट किया? खून ने कनेक्ट किया। तो क्या मैं खून को कनेक्टिव टिश्यू कह दूं? तो कह सकते हो। कौन सी स्टेट का कनेक्टिव टिश्यू है? लिक्विड स्टेट का। तो एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड स्टेट में होता है, जो तरल अवस्था में होता है, वो ब्लड है। एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आता है कि भैया ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, तो क्या करके आओगे? यह एक संयोजी उत्तक है, यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? जी मैम। तो आ जाओ आगे चलते हैं। अगली बात, मैंने बोला हमारे बॉडी में खून होता है। जी होता है। कितना होता है अगर मैं आपसे पूछ लूं? एक इंसान को जिंदा रहने के लिए कितना खून चाहिए होता है? इंसान को मिनिमम 5 लीटर खून चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, याद रखना। अगर 5 लीटर से नीचे खून आता है तो घबराने की जरूरत है, आपको खून चढ़ाना भी पड़ सकता है। ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं हर जगह ब्लड डोनेशन के कैंप लगे हुए होते हैं, हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक होती हैं। बिना खून के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? अभी 10 मिनट के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो खून आपको जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम दूसरों का खून पियो। ठीक है, आ जाओ। वैसे कोई किसी का खून नहीं पी सकता है, सब बातें होती हैं। आइए यहां पे ध्यान से समझेंगे। खून होना कितना चाहिए एक मेल के लिए? एक अडल्ट मेल का मतलब हो गया बेटा कि जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है, उसके बॉडी में 6 से 6.5 लीटर तक खून हो सकता है। जी, एक लड़के के लिए 6 से 6.5 लीटर खून की जरूरत होती है। ठीक है। और एक अडल्ट फीमेल होती है, एक अडल्ट महिला है, उसके बॉडी में कितना? तो आप बताओगे बेटा 5 से 5.5 लीटर तक खून लड़कियों के लिए जरूरी होता है, इतना। अब आप देख रहे हो कि लड़कियों में लड़कों के कंपैरिजन में आधे से 1 लीटर खून कम होता है। बिल्कुल सही सुने हो आप। अब आप में से कुछ बोलेंगे इसीलिए लड़कियां खून पीती हैं मैम। अरे कब पी लिया तुम्हारा? कौन सी लड़की ने खून पी लिया? मैंने तो आज तक देखा नहीं है किसी लड़की ने आपके हाथ पे स्ट्रॉ लगाई और आपका खून चूस लिया। कभी ऐसा हुआ है क्या? नो मैम, है ना। ये सब बोलने की बातें होती हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले में आधे से 1 लीटर खून कम होता है। आइए जानते हैं ऐसा होता क्यों है। आप जानते हैं हर एक लड़की को 28 दिन के बाद अगले 3 से 4 दिन के लिए मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जिसको आप आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं। और जब ये पीरियड्स 3 से 4 दिन के लिए आते हैं तो उस महिला के बॉडी से ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। और इसीलिए हर एक महिला में लड़कों के मुकाबले में आधे से 1 लीटर खून कम पाया जाता है। अब ये लड़कों के कंपैरिजन में कम है, लेकिन इतना खून लड़की के लिए कम नहीं है, इतना होना चाहिए। मैंने कहा ना 5 लीटर से नीचे खून आ रहा है तब घबराने की जरूरत है। तो याद रखिएगा, क्योंकि लड़कियों में हर महीने 3 से 4 दिन पीरियड्स आते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जिसमें उनके बॉडी से खून बाहर निकलता है अंडे को बाहर निकालने के लिए, एग को बाहर निकालने के लिए। इसलिए लड़कियों में लड़कों के मुकाबले में आधे से 1 लीटर खून कम पाया जाता है। लेकिन इतना खून किसी लड़के के लिए कम नहीं है, लड़के के मुकाबले में कम है। इसीलिए आप देखते होंगे अगर आपके शहर गांव में कहीं पर भी ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है
तो बेटा वहां पे लड़कों की संख्या ज्यादा होती है, लड़कियां कम होती हैं। डॉक्टर्स के पास मान लो कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को खून चढ़ाना है, उसकी जान बचानी है। एक लड़का गया, एक लड़की गया। लड़के ने कहा मेरा खून निकाल लो, इसकी जान बचा दो। लड़की ने कहा मेरा खून निकाल दो, इसकी जान बचा दो। लेकिन डॉक्टर उन दोनों में से किसको चूज करेगा? लड़के को। क्यों करेगा? क्योंकि महिलाओं में वैसे ही थोड़ा खून कम पाया जाता है। राइट जी मैम। अब साइंस कहती है कि इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट ब्लड होना चाहिए? 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इसका मतलब क्या है? शरीर के कुल वजन का 7% खून होना चाहिए। आपका वजन है 70 किलो, तो 70 किलो का 7% आप में खून होना चाहिए, या 7% के इर्द गिर्द आप में खून होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट खून होना चाहिए, कुल शरीर के वजन का कितने प्रतिशत खून होना चाहिए? 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट आपका 7% होना चाहिए। ठीक है बेटा जी मैम, आगे बात समझ में? हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई कि ब्लड की वो ब्रांच जिसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं उसे हेमाटोलॉजी। ऐसे डॉक्टर्स जो इस ब्रांच पे काम करते हैं उन्हें हेमाटोलॉजिस्ट। ब्लड तरल अवस्था में पाए जाने वाला एक सर्कुलेटरी ऑर्गन, परिसंचरित अंग है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड स्टेट में होता है। एक अडल्ट मेल के बॉडी में 6 से 6.5 लीटर तक खून पाया जाता है। एक अडल्ट फीमेल के बॉडी में 5 से 5.5 लीटर खून पाया जाता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है उस समय उसके बॉडी में 1 से 1.5 लीटर खून होता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें खून की मात्रा बढ़ती जाती है। और बेटा कुल बॉडी का 7% आपके बॉडी में क्या होना चाहिए? खून होना चाहिए। हाँ जी मैम। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने कहा इतना खून होता है, अब ये खून बनता कहाँ है? हम खून बाहर से तो पीते नहीं है। कभी खाने में, खाने के साथ खाना खाने के बाद खून पिया है क्या? नहीं ना। इसका मतलब हमारे बॉडी में ही खून बना होगा। जी। अब बॉडी में कोई तो जगह होगी जहां पे खून बनता होगा। जी मैम। तो वो कौन सी जगह है जहां पे खून बनता है? तो आइए आपको फोटो दिखाते हैं और फोटो दिखा के आपको समझाते हैं कि आपके बॉडी में खून बना कहां, खून कहां बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है, आखिर ये रक्त बनता कहां है? ये बनता है बोन मैरो में। बोन मैरो को हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। बेटा हमारे बॉडी में कुल 206 हड्डी होती है। हाँ जी मैम। हड्डी कैसी होती है? ऐसी होती है। जो लंबी लंबी हड्डी होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं। कभी आप हड्डी देखोगे तो हड्डी अंदर से खोखली होती है बेटा। ठीक है। और ये लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, इसके अंदर खोखला हिस्सा होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होती है। और इसी खाली जगह को आप क्या कहते हो? बोन मैरो कहते हो, अस्थि मज्जा कहते हो। और इसी बोन मैरो में क्या होता है? ब्लड फॉर्मेशन होता है, रक्त का निर्माण होता है। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में खून कहां बनता है, खून का फॉर्मेशन यानी खून का निर्माण कहां होता है? तो आपको करना है बोन मैरो में। ये एक बोन मैरो है। जी मैम। ये अंदर का खोखला हिस्सा है। जी मैम। तो यहां पे खून बन रहा है। अब मैंने कहा यहां पे खून बनता है, तो खून के अंदर जितना भी हिस्सा है, अरे ब्लड के अंदर जितना भी हिस्सा है वो सारा यही बनेगा। मैंने कहा खून में आरबीसी है तो आरबीसी भी यही बनेंगी। मैंने कहा खून में डब्ल्यूबीसी है तो डब्ल्यूबीसी भी यही बनेंगी। मैंने कहा खून में प्लेटलेट्स है तो प्लेटलेट्स भी यही बनेंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ। अब आप देखो ध्यान से, ये बोन मैरो दो कलर की होती है। बेटा बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूं आपको। जो हिस्सा लाल कलर का है उसे बोलते हैं रेड बोन मैरो, और यहां पे बनती है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं येलो बोन मैरो, येलो मैरो या येलो बोन मैरो। यहां पे बनती है आपकी प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये यहां पे बनती है बेटा। पॉइंट समझ में आया मेरा? आप खैर इतना छोड़ो, आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। आप इतना याद रखो, हमारे शरीर में लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, वो अंदर से खोखली होती हैं, और उस खोखले हिस्से को हम अस्थि मज्जा बोन मैरो कहते हैं, और इसी बोन मैरो में खून बनता है। अब ये जो खून बनने की प्रोसेस है
इसको नाम क्या दिया जाता है? ये जो खून बनने की प्रक्रिया है यहाँ पे, इसे हिमेटोपोइसिस कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये खून जहां बनता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? जिस प्रोसेस से खून बनता है, तो बेटा इस प्रोसेस को कहा जाता है हिमेटोपोइसिस। क्या कहा जाता है बताओ? हिमेटोपोइसिस। अभी मैंने कहा था हिमेटो शब्द का मतलब हमेशा खून होता है। हिमेटोपोइसिस लिख दो। हिमेटोपोइसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस की सहायता से क्या बनता है? हमारे बॉडी में खून बनता है। यहां पे खून बनता है बेटा, बोन मैरो में। अब आपने एक बार सुना होगा कि एक छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची के अंदर सलमान खान ने अपना बोन मैरो दे दिया था और उस बच्ची की जान बचाई। ऐसा सुना था? नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं। सलमान खान आप जानते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है ना, 60 साल के हो गए हैं, एक सेलिब्रिटी हैं। वो कभी कभी अच्छे काम भी करते हैं, कभी कभी अच्छे काम करते हैं। ज्यादातर वो आपको पता ही है, कभी कभी गाड़ी चढ़ा देते हैं, इंसान को मार देते हैं, कभी कभी किसी जीव की हत्या कर देते हैं, लेकिन कभी कभार वो बुरे कर्मों को ढकने के लिए अच्छे कर्म कर लेते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसमें उस बच्ची में जन्मजात ही खून नहीं बन रहा था, तो सलमान खान ने उस बच्ची को अपना बोन मैरो देके ट्रांसप्लांट करके उसकी जान बचाई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम बोन मैरो दिया सलमान खान ने, मतलब अपनी हड्डी दे दी क्या? ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है ये हिस्सा जहां पे ब्लड सेल्स बनती हैं, उस हिस्से को यहां से निकालकर उस बच्ची के बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर दिया, जिससे उस बच्ची के बॉडी में भी ये ब्लड सेल्स बनना शुरू हो गए। तो इसे बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये नहीं है कि हड्डी दे दी, पूरी हड्डी दे दी तो सलमान खान का कैसे काम चलेगा ना। इसका मतलब है कि इस हिस्से को, जहां पे ये रेड बोन मैरो, जो ये रेड ब्लड सेल्स बन रही हैं, इस हिस्से की सेल्स को, यहाँ पे स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनसे आगे चलकर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनती हैं, तो इसको दे दिया सलमान खान ने उस बच्ची को। अब देने के लिए सलमान खान का ब्लड ग्रुप उस बच्ची के ब्लड ग्रुप से मैच करना चाहिए, वो किया ही होगा, तभी डॉक्टर्स ने ऐसा करा होगा। ये पॉइंट हो गया। अब सुनो बच्चों, एक अडल्ट पर्सन में खून, ब्लड जो है वो बोन मैरो में बनता है, लेकिन जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, जब बच्चा मां के आपने यूट्रस में होता है, वुम्ब में होता है, गर्भ में होता है, एक छोटा सा बच्चा इतना सा होता है, इतनी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। अब जितनी छोटी हड्डी होंगी मतलब उतना ही कम जगह होगा खून बनने के लिए। जी हाँ, तो जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उसे हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन कहते हैं। तो बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल के मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, इसका मतलब जब वो भ्रूण होता है, वो एम्ब्रियो होता है, तो उसके बॉडी में खून कहां बनता है? क्योंकि उस बच्चे में अभी तो ढंग से हड्डी नहीं बनी है, बनी है तो बहुत छोटी सी, नाजुक सी, कमजोर सी है। तो उस बच्चे में खून बनता है उसके लीवर में, उसके यकृत में बनता है। बच्चों इसको स्टार कर लेना। तो जब बच्चा मां के गर्भ में था, जब उसमें हड्डी वड्डी बनी ही नहीं ढंग से, तब उस बच्चे के लीवर में, उसके यकृत में, उसके जिगर में खून बना। बाद में उस बच्चे का जन्म हो गया, जैसे से बड़ा होता गया, हड्डियां लंबी होती गई और उस बच्चे की बोन मैरो अच्छे से विकसित होती गई। बाद में उसके बोन मैरो में खून बनता गया, बनता गया, बनता गया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बना? अगर मैं आपसे पूछूं आरबीसी, लाल रक्त कोशिका कहां बनती है, आप क्या कहोगे? बोन मैरो में। मैंने कहा डब्ल्यूबीसी कहां बनता है, आपने कहा बोन मैरो में। मैंने कहा ब्लड प्लेटलेट्स कहां बनती हैं, आपने कहा बोन मैरो में। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, ब्लड का जितना भी सारा हिस्सा है वो सारा कहां बनता है? इसी बोन मैरो के अंदर बनता है। लेकिन जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, उसको हम एम्ब्रियो भ्रूण कहते हैं, तो उसमें यकृत में बनता है। पॉइंट क्लियर? कैसे क्वेश्चन आएंगे, फोटो भी दिखा दी। और ये तो ब्लड बनने की प्रोसेस है, इसे हम क्या बोलते हैं? हेमाटोपोइसिस। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोपोइसिस। पॉइंट क्लियर है? जी मैम। तो कितना खून होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया? हाँ जी मैम। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आता है कि मैम हमारे बॉडी में ये जो खून है, इस खून के पीएच का मान क्या है?
इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सारी बातें करते हैं। ह्यूमन ब्लड का देखिए, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, मनुष्य के खून के पीएच का मान क्या है। अब मैंने ह्यूमन ब्लड जानबूझ के लिखा है बेटा, अरे हो सकता है गधे के खून का पीएच अलग हो, मुझे क्या मतलब है। हाँ, हमें तो हमारे खून का मतलब है, क्योंकि एग्जाम में आता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लिखो, मानव के रक्त के पीएच का मान कितना होता है, मानव के रक्त के पीएच का मान, के पीएच का मान कितना होता है। तो हमारे बॉडी में जो खून है उस खून के पीएच का मान होता है 7.45, इतना 7.4, 7.4। और आपने पढ़ा है कि पीएच स्केल से हम जब ये मेजर करते हैं कि इसका पीएच का मान कितना है, तो वैल्यू आती है 0 to 7। 7 से नीचे होता है तो वो एसिडिक, अम्लीय प्रकृति का होता है। 7 पे कोई भी चीज न्यूट्रल, उदासीन रहती है। 7 से ऊपर 14 से नीचे होता है तो उसको बेसिक नेचर कहते हैं। तो बेटा हमारा जो खून है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। और मैं यहीं पे आपको बता दूं, एक कटोरी पानी में एक बूंद खून की डालते हो तो थोड़ी देर के बाद वो खून जो है वो पानी में 100% मिक्स हो जाता है। तो ऐसी कोई भी बेसिक नेचर वाली चीज जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाती है, ऐसा कोई भी क्षारीय माध्यम वाला विलयन जो पानी में घुल जाता है, उसको हम एल्कलाइन नेचर कहते हैं, उसे हम भस्मीय प्रकृति का कहते हैं। तो बताओ हमारा खून किस नेचर का है, एल्कलाइन नेचर का। खून के पीएच का मान 7.45। अब मैं आपको बहुत शानदार क्वेश्चन बताने जा रही हूं जो एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन समझना ध्यान से, क्वेश्चन आया था एनटीपीसी के एग्जाम में कि अगर आप आपके खून में पानी मिला दो तो खून के पीएच का मान घटेगा, बढ़ेगा, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, 7.4 रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, क्या आंसर करोगे। याद रखना, जब हम हमारे खून के अंदर ब्लड में क्या करते हैं, पानी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, पानी आपने मिक्स कर दिया तो आपके ब्लड का जो पीएच का मान है वो घटेगा, वो डिक्रीज होगा, वो 7.4 से कम आ जाएगा। याद कर लोगे, अरे याद कर लोगे। अब क्यों होता है वो सब छोड़ो, आप वो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, पीएच वाला जब चैप्टर करवाएंगे तब। फिलहाल इतना याद रखो, हमारे खून के पीएच का मान 7.45 होता है जो एल्कलाइन नेचर का है। और अगर आप खून में पानी की मात्रा बढ़ाओगे तो बेटा खून के पीएच का मान कम आ जाएगा। और खून के पीएच का मान 7.45 का मतलब है 7.45 ही होना चाहिए। अगर ब्लड के पीएच का मान बढ़ा तब भी बीमारी, और ब्लड के पीएच का मान गिरा तब भी बीमारियां हो जाती हैं, है ना। तो ब्लड के पीएच के मान को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, अरे कौन है जो ब्लड के पीएच के मान को मेंटेन करता है, कौन डिसाइड करता है कि हमारे ब्लड के पीएच का मान इतना ही होना चाहिए। किडनी और प्लाज्मा, किडनी और प्लाज्मा आगे पढ़ाएंगे हम आपको। हमें जो भगवान ने 2 गुर्दे दिए हैं ना, हैं, कोई ऐसा तो नहीं जिसमें एक गुर्दा हो, ठीक है, तो 2 गुर्दे दिए हैं, उन गुर्दों ने कर रखा है ब्लड का पीएच मेंटेन। हमारे खून में प्लाज्मा होता है, भी आगे पढ़ाएंगे आपको, जब आपको समझाएंगे अच्छे से कि ब्लड के पीएच के मान को मेंटेन करने का काम प्लाज्मा का होता है, कैसे होता है सब पढ़ाएंगे आपको। जो सोचा नहीं होगा वो भी पढ़ाऊंगी मैं आपको, क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है, ठीक है जी मैम। तो ये ब्लड के पीएच का मान हो गया। अगला मैम, ब्लड जो हमारे खून में है उसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड, उसका तापमान क्या होना चाहिए। तो मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। खून भी अंदर है तो उतना ही होना चाहिए। तो लगभग जब भी एग्जाम में आएगा कि ब्लड के पीएच का मान कितना है, तो ये ब्लड के टेम्परेचर, तापमान का मान कितना है, तो आप ऑप्शन लेके चलना 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 38 डिग्री सेल्सियस। या अगर रेंज में आया ना तो ऐसे आएगा 37.5 to 38 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ऐसे आ सकता है।
कभी कभी 37 to 38 भी दे सकता है, तो आप ये कराना। कराओगे? बताओ, कराओगे? जी मैम कराएंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगर आप कराओगे तो ये बात। खून कितना होना चाहिए, खून का पीएच कितना होना चाहिए, खून का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और मैंने आपको पढ़ा दिया कि खून जो है वो कैसे बनता है, कहां बनता है। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे, खून का कलर कैसा होता है। आप मुझे बताओ, जो हमारा ब्लड है उस ब्लड का कलर कैसा है? कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, मनुष्य के रक्त का कलर कैसा है, हमारे खून का रंग कैसा है? लाल रंग है। कोई ऐसा है जिसके खून का पीला रंग हो, नीला हो, काला हो? नहीं ना। वो नाना पाटेकर वाला डायलॉग सुना है ना, देख इसका खून ये हिंदू है, देख इसका खून ये मुस्लिम है। क्या खून में कोई डिफरेंस है? नहीं, खून में कोई डिफरेंस नहीं होता। ऊपर वाले ने जब हमें बनाया तो उसने किसी प्रकार का कोई डिफरेंस हम लोगों में क्रिएट नहीं करा कि ये हिंदू है तो इसको कलर ऐसा दे दो, मुस्लिम है तो इसको ऐसा दे दो। नहीं, ऊपर वाले ने बनाने में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। वो बात अलग है कि हम लोग धरती पे आए तो हम लोगों ने अपनी जात पात धर्म सब बांटते गए और आज तक बंटे जा रहे हैं हम सब लोग, जबकि हम सब लोगों का एक ही धर्म होना चाहिए, वो होना चाहिए इंसानियत, ह्यूमैनिटी का धर्म, है ना। चलिए लिखिए, मानव के खून का कलर, मानव के खून का रंग कैसा होता है बच्चों? आगे लिख दो, रेड कलर। आपने कभी सोचा है कि हमारे खून का लाल ही रंग क्यों है? काला भी हो सकता था, पीला भी हो सकता था, नीला भी हो सकता था। हाँ मैम हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। हाँ हो सकता था, हुआ नहीं। क्यों है लाल रंग हमारा खून? बेटा जब भी आप बायोलॉजी में किसी भी कलर की बात करते हो, हमारे बॉडी में कोई भी कलर की बात करो आप, तो कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं पिगमेंट्स। कोई ना कोई एक पिगमेंट होगा, वो ऐसा कलर दे रहा होगा। लाल कलर के लिए ये पिगमेंट होगा, ब्लू कलर के लिए ये पिगमेंट होगा, है ना, भूरे कलर के लिए ये पिगमेंट होगा। तो हमारे खून में जो लाल कलर है हमारा खून, इसके लिए एक पिगमेंट जिम्मेदार है, जिस पिगमेंट को आप हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हमारे खून का लाल रंग किस पिगमेंट की वजह से है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से है। जी हाँ, इतना तो आपने किताब में भी पढ़ लिया, लिखा हुआ है किताब में, हर किताब में लिखा हुआ है। कभी आपने सोचा है कि हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपका खून लाल है? बस यही पढ़ना, अच्छा पढ़ना है मेरी नजर में। सुनो, ये जो हीमोग्लोबिन शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? एक तो हिम और दूसरा ग्लोबिन। दो शब्द आपस में जुड़े तो उन्होंने एक टर्म, एक पिगमेंट बनाया, हीमोग्लोबिन। यहां पे इस हिम शब्द का मतलब होता है आयरन कंपाउंड। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है आयरन कंपाउंड, और हिंदी में बोलते हैं लोहे से बना यौगिक। लोहे से बना यौगिक। अरे कितनी बार आपने सुना है कि हमारे खून में आयरन होता है? बहुत बार सुना है आपने। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो डॉक्टर आयरन की दवा देती है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले जब वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर को पता लगता है कि यस मतलब आप मां बनने वाली हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले उसके आयरन की टैबलेट शुरू करती है। फॉलिक एसिड, फॉलिएट, फॉलिएट DT, XT, ऐसे करके बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं। बिना डॉक्टर की नहीं लेनी है, मैंने नाम बता दिया तो इसका मतलब भी नहीं तुम शुरू हो जाओ कल से। नहीं, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ये दवाई नहीं खा सकते हैं। सुनो, तो डॉक्टर क्यों उसको आयरन देती है? आयरन खाओगे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन है। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, खून बढ़ेगा। तो जब लड़की प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा है, उसके यूट्रस, उसके गर्भ में, उसका वूम में उसका बच्चा है, तो माँ को अपने बच्चे को खून से सींचना है। माँ को भी खून अच्छा खासा चाहिए, बच्चे को भी खून अच्छा खासा चाहिए। तो शुरुआती के कुछ दिनों में जब तक बच्चे में खुद का खून नहीं बनता है, माँ ही अपने बच्चे को खून देती है। इसीलिए हम कहते हैं एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को खून से सींचती है, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद जब उस बच्चे को जन्म देती है माँ, चाहे वो ऑपरेशन से, सी सेक्शन से, सिजेरियन सेक्शन से हो, सिजेरियन सेक्शन में तो लगभग 1 से 1.5 लीटर खून बह जाता है सर्जरी में, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में ही खून बहुत सारा बहता है ना।
तो उस समय भी महिला के शरीर से खून निकल जाएगा 1-1.5 लीटर, तो खून की कमी नहीं हो जाएगी। तो डॉक्टर कहती है अगले 9 महीने तक आप ये आयरन खाते जाओ, या आयरन वाली ऐसा फूड लो, ऐसा भोजन लो, ऐसी डाइट लो जिसमें आयरन रिच सोर्सेज आप इंक्लूड करो। जैसे डॉक्टर कहती है पालक खाओ, गाजर खाओ, है ना, बोलती है ना डॉक्टर, इन सब में क्या होता है, आयरन होता है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ को खुद के लिए भी खून चाहिए, डिलीवरी होनी है, बच्चे को जन्म देती है, उस समय खून बहेगा माँ का, और माँ को अपने बच्चे से भी खून को सींचना है। तो उस समय माँ के लिए सबसे जरूरी क्या है, खून की मात्रा बढ़ी रहे, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ी रहे। तो मैंने कहा हमारे खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन में हिम है, वो आयरन धातु से, लोहे धातु से बना हुआ यौगिक होता है। और ये जो ग्लोबिन होता है ये एक प्रोटीन होती है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हमारे खून में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, आप कहोगे यस। कहां होती है, हीमोग्लोबिन में। जी मैम। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था प्यारे बच्चों, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका खून लाल है हीमोग्लोबिन की वजह से, आपने बता दिया, लेकिन हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से खून लाल है? तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन है, और आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, +1 +2 +3, ये हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। यहां पे हमारे बॉडी में जो आयरन लोहा होता है वो Fe+2 में होता है, इसको हम फेरस कहते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप फेरस कहते हो। हमारे खून में जो आयरन होता है वो फेरस की फॉर्म में, फेरिक, फेरस, परफेरिक, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। हाँ जी मैम। अब बच्चों कितने बच्चे जानते हैं कि जब लोहे को पानी मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए, नमी वाली हवा मिल जाए आयरन को, मैं यहां लिख रही हूं फिर इसको हटा देंगे, आयरन का सिंबल Fe होता है, बिकॉज इसको लैटिन भाषा में हम फेरम कहते हैं, ठीक है। लोहे को आपने नमी वाली ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड का मतलब इसमें पानी वानी है, लोहे को आप पानी दे दो, ह्यूमिड एयर दे दो और ऑक्सीजन दे दो, तो लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। और लोहे के ऊपर जब जंग लगता है तो बेटा लोहे का रंग जो होता है वो लाल भूरा हो जाता है। पहले जंग लगने से पहले लोहे का रंग भूरा होता है, जंग लगने के बाद लोहा लाल भूरे रंग का हो जाता है। जी मैम। अब ये लाल भूरा किसने किया, लाल कलर कौन लेके आया, ऑक्सीजन और वाटर। तो ठीक ऐसे ही सुनो, हमारे बॉडी में 68 से 70% पानी है। जी मैम। तो हमारे खून में भी पानी है। जी मैम। और हमारे बॉडी में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। तो यही ऑक्सीजन और पानी की प्रेजेंस से ये जो आयरन है, इस आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये आयरन किस में है, हीमोग्लोबिन में। तो ये हीमोग्लोबिन या खून जो है वो किस कलर का दिखता है, लाल रंग का दिखता है। तो अगर आज के बाद एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मनुष्य के खून का लाल रंग किसके कारण है, अब तुम ऑप्शन में हीमोग्लोबिन ढूंढते रह जाओगे और एग्जामिनर ऑप्शन में डाल गया आयरन, तो बताओ आयरन सही करोगे कि नहीं करोगे? करोगे बेटा, करोगे, करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे खून में लाल रंग वाला पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और इस आयरन को ऑक्सीजन और वाटर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका खून कैसा दिखता है, लाल दिखता है। किस कलर का दिखता है बताओ, लाल रंग का दिखता है। जी हाँ, कर दोगे। तो अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी तो हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी तो खून की कमी। इसलिए कहते हैं आप आयरन वाले डाइट लो अच्छे से, अगर खून की कमी ना करनी है तो, ठीक है। जी मैम। अब बात ये आती है कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन है, लेकिन मैम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? अरे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताता है इतना यूनिट हीमोग्लोबिन है। या आप कभी भी खून अपना डोनेट करने जाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप में, तो आपका ब्लड की यूनिट चेक होती है खून की, तो वो खून की थोड़ी ना होती है, वो हीमोग्लोबिन की यूनिट चेक होती है। तो कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, आइए। अच्छा, हीमोग्लोबिन को ना HB से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे HB, जब जब मैं लिखूंगी उसका मतलब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेल बॉडी में कितना होना चाहिए और फीमेल में कितना होना चाहिए? बेटा लड़कों में 14 ±2 यूनिट, हाँ 14 हो सकता है, कभी कभी किसी लड़के में 12, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। आप चलो ऐसे नहीं लिखना है, आप ऐसे लिख दो, लड़कों में 14 to 16 ग्राम पर DL ऑफ ब्लड, इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। 1 डेसीलीटर खून में लड़कों के अंदर 14 से 16 ग्राम यूनिट हीमोग्लोबिन आनी चाहिए, और महिलाओं में जो होती हैं,
क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लड़कियों में लड़कों के कंपैरिजन में आधे से 1 लीटर खून कम है, तो खून कम है तो हीमोग्लोबिन भी तो कम निकलेगा ना लड़कियों में। जी मैम, तो कितना लड़कियों में होता है 10 to 12 ग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड। तो अगर किसी लड़की में 10 से नीचे हीमोग्लोबिन की यूनिट आ जाए, इसका मतलब भैया उस लड़की में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब उस लड़की में खून की कमी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। और लड़कों में जनरली खून की कमी, लड़कियों के ऐसा नहीं किसी लड़के में खून की कमी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन लड़कियों में ज्यादातर खून की कमी इसीलिए कम होती है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है और हर महीने उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो से खून बाहर निकल जाता है। यही कारण होता है जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो डॉक्टर्स आपसे, अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों ऑप्शन है, तो वो लड़के से खून चढ़ाना लेना ज्यादा आसान समझता है। ठीक है बच्चों, तो इतनी यूनिट आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की होनी चाहिए। अगर किसी लड़की में 9, 9.5 ऐसे आ रही है तो डॉक्टर कहता है थोड़ा ध्यान रखो, डाइट अच्छी लो, खून की कमी हो सकती है। प्रेगनेंसी के केस में 12, 13, 14 जितनी आई उतनी अच्छी है लड़कियों के अंदर। ठीक है जी मैम, आ जाइए। अब जैसे हमारा खून जो है वो लाल है, वैसे ही मैं आपको नोट डालकर 2 पॉइंट लिखवा रही हूं, बहुत ध्यान से लिखना बेटा। नोट डाल के लिखना, कॉकरोच लड़कियों का दोस्त है ना। कैसे लड़कियां कॉकरोच को देख के उछलना शुरू कर देती हैं। मैंने कहा था ना कॉकरोच से कुल 7 क्वेश्चन बनते हैं, 1 क्वेश्चन करवा चुकी हूं, दूसरा क्वेश्चन लिखवाने जा रही हूं। मानना नहीं है, कभी भी ऐसा करने नहीं है, जीव की हत्या करना महापाप होता है। लेकिन बेटा जो कॉकरोच है वो कभी मरा हुआ मिले तब आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। बहुत बार मरा हुआ मिल जाता है ज्यादा ठंड वंड में, है ना। तिल चट्टा कॉकरोच का जो खून होता है वो सफेद रंग का होता है बेटा। जी हाँ, कॉकरोच का खून व्हाइट कलर का है, सफेद रंग का है। क्यों है? क्योंकि कॉकरोच के खून में हीमोलिम्फ नाम का पिगमेंट पाया जाता है, और जहां जहां हीमोलिम्फ होता है वहां वहां बेटा हमेशा जो खून होता है वो सफेद रंग का होता है। जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन तो हमारा लाल रंग, कॉकरोच में हीमोलिम्फ तो उसका खून कैसा हो गया? व्हाइट कलर का हो गया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों एक और जीव होता है जिसको भूतिया मछली कहते हैं, ऑक्टोपस कहते हैं। ऑक्टोपस को भूतिया मछली, ठीक है। 8 भुजाएं होती हैं इसकी, 8 हाथ या पांव बोल दो, ऐसे 8 होते हैं। और ऑक्टोपस जो होता है उसका खून नीला होता है, ब्लू कलर का होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ऑक्टोपस के खून में हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट? बोलो जरा एक बार मेरे साथ, क्लास में ही याद कर लो। कौन सा बच्चों? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। ये लो एग्जाम के क्वेश्चन। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन, कॉकरोच में हीमोलिम्फ तो सफेद, और ऑक्टोपस में हीमोसाइनिन तो उसका ब्लू कलर का ब्लड निकलता है। क्या इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको नोट डाउन करने हैं। इसको कर लिया? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? आप डाउट मेरे से लास्ट में क्लास में 5 मिनट में पूछ सकते हैं, या फिर आपके अगर बहुत ज्यादा डाउट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस देखते हैं, है ना, तो बेटा कोई बात नहीं, हम आपकी हर 15-20 दिन में एक डाउट क्लास ले लेंगे। डाउट आए, नोट्स बना रहे हो, लास्ट में अपनी कॉपी में डाउट्स लिखते जाना। कोई बात, डाउट आ रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, है ना। लिख दिया? जी मैम। अब आओ मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे आपको समझाती हूं कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो 2 प्रकार का है। अरे मैम, खून भी 2 प्रकार का होता है? जी हाँ, अभी समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ह्यूमन बॉडी, और ब्रैकेट में लिख देना ब्लड। मनुष्य के शरीर में जो खून है वो खून 2 प्रकार का होता है। हाँ जी, कौन कौन सा? नंबर 1 पे आता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं हम? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हिंदी में लिखो ऑक्सीजन युक्त रुधिर। ऑक्सीजन युक्त रुधिर या खून, आप मतलब कैसे भी लिख सकते हो। मैं खून लिख दे रही हूं, आप अपने आप जो लिखना है वो लिख लेना। दूसरा जो खून होता है उसको बोलते हैं हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे बॉडी में 2 प्रकार का ब्लड होता है, 2 प्रकार का खून होता है प्यारे बच्चों, एक ऑक्सीजनेटेड,
एक डीऑक्सीजनेटेड, इसको हिंदी में डीऑक्सीजनेटेड ही कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड क्या मतलब होता है इसका? आप बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं। ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन गैस ज्यादा है, मैंने इंक्रीज का सिंबल, एरो ऊपर है, इसका मतलब ज्यादा, मैं लिख देती हूं आप कहते हो तो। ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा है और अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इनकी मात्रा कम है, तो उस खून को आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या कभी कभी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कैसा खून, इसको हम कह देते हैं प्योर ब्लड। इसी खून को आप शुद्ध रक्त कहते हो बेटा, प्योर ब्लड कहते हो। अब प्योर का मतलब क्या है, ये थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा। प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी मैम। दूसरी तरफ आओ, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है, डिक्रीज है, और अदर गैसेस जैसे CO2 वगैरह की मात्रा ज्यादा है, तो उस खून को आप क्या कहते हो बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। और कभी कभी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि ये खून खराब है। अरे भैया खराब होता तो हमारे बॉडी में होता ही क्यों? नहीं, इम्प्योर नहीं। इम्प्योर का मतलब है हम जिस गैस पे जिंदा है वो गैस नहीं है, बस इसमें कम है। कौन सी? ऑक्सीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त, अशुद्ध है ये, ठीक है। लेकिन मैं बता देती हूँ इम्प्योर का मतलब खराब नहीं है बेटा, खराब होता तो बॉडी में क्यों होता, है ना। चलो सुनो, जिस खून में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उस खून का कलर, उस खून का जो रंग होता है वो प्योर रेड कलर का होता है, वो लाल रंग का होता है। क्यों होता है? अभी तो पढ़ाया था, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा? आयरन ज्यादा होगा। और जिस खून में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है वो खून ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। हाँ जी। और अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खत्म ही होगी तो बेटा डार्क ब्लू कलर का, या गहरा नीला जो होता है वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर दिखाता है बेटा। हाँ, डार्क नीला, गहरा नीला रंग होता है वो हल्का सा काला दिखना शुरू कर देता है। जी हाँ, भगवान ना करे ऐसा कभी आपको देखना पड़े, लेकिन संसार है, जीवन मृत्यु संसार का हिस्सा है। अगर आपने कभी किसी इंसान की डेड बॉडी देखी है, भगवान मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कभी आपको देखने ना पड़े, ऐसा कभी दिन नहीं आया आपकी जिंदगी में। डेड बॉडी किस कलर की हो जाती है? जब इंसान मर जाता है उसके नाखून नीले रंग के, और बहुत देर तक अगर उसको बर्फ की सिल्ली में ना रखो, प्रिजर्व करके ना रखो, तो वो डेड बॉडी काली पड़ना, सड़ना शुरू हो जाती है, होंठ नीले पड़ जाते। क्यों? इंसान मर गया, इसका मतलब उसके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया, इसका मतलब उसके खून में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो उसके बॉडी में खून कैसा? नीले रंग का या गहरे काले रंग का। इसीलिए डेड बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे नीली, गहरी नीली, फिर काली, फिर सड़ने शुरू हो जाती है, अगर उसको प्रिजर्व करके ना रखा है तो। ठीक है, अब मैं आपको इसी चीज को फोटो में दिखा के आपको साबित करती हूँ कि यस, आपके बॉडी में 2 कलर का खून होता है। ये लो, ये दिख रहा है आपको? हाँ जी मैम, इस इंसान में आपको 2 कलर का खून दिख रहा है। ये रहा रेड कलर, लाल रंग, और ये रहा ब्लू कलर का ब्लड। ये दिख रहा है, ये ब्लू ही तो है। हाँ जी मैम, इसका मतलब जहां जहां रेड कलर वाला खून है उसमें कौन सी गैस की मात्रा ज्यादा है? ऑक्सीजन। जी हाँ, यही तो मैंने बोला। और जहां जहां ब्लू कलर का खून है उसमें कौन सी गैस की मात्रा ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो हमारे बॉडी में 2 तरीके का खून ऐसे हमारी नसों में, हमारी डक्ट्स में, हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता रहता है, दौड़ता रहता है। 24 घंटे 7 दिन आपके बॉडी में ऐसे खून सर्कुलेट होता रहता है। इसीलिए हम ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? यहां पर भी आपको देख लो ब्लू और रेड कलर का ही दिख रहा होगा। जी मैम, तो ये हमारा खून 2 रंग का हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। जिस ब्रांच में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं उसको एंजियोलॉजी कहते हैं। इस ब्रांच के जनक कौन है? विलियम हार्वे।
उसके बाद मैंने कहा दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद मैंने बताया खून क्या होता है, कहाँ बनता है, कितना होता है, कौन सा टिश्यू होता है, मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, कुल बॉडी के वजन का कितना % होना चाहिए, ब्लड का पीएच कितना होता है, अगर ब्लड के खून का टेम्परेचर कितना होता है, हमारे ब्लड में पानी मिल जाए तो खून का पीएच का मान घटना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि हमारा खून का कलर कैसा है, कॉकरोच के खून का कलर कैसा है, ऑक्टोपस के खून का कलर कैसा है। उसके बाद मैंने कहा हमारे बॉडी में दो प्रकार का खून होता है, प्योर एंड इम्प्योर। अब बताओ यहां तक की क्लास में किसी को भी कोई डाउट है? कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लड की उत्पत्ति कौन सी जर्म लेयर से हुई है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और इससे फिर हम शुरू करेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स। तब हमारा ये चैप्टर समझना खत्म हो गया है। ठीक है? हाँ बेटा, हीमोसाइटोमीटर क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जिससे ब्लड को मेजर करते हैं उसे हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका ब्लड का सैंपल लेता है और उसके बाद आपको एक रिपोर्ट देता है, सीबीसी की रिपोर्ट। उसमें लिखा हुआ आता है इतना प्लाज्मा है आपके बॉडी में, इतना होना चाहिए, इतनी आरबीसी है, इतनी होनी चाहिए। तो वो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। आप लिख सकते हो ब्लड सेल्स या ब्लड को क्या मेजर करना, ब्लड सेल्स को ही मेजर करते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स को ही मेजर करते हैं। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड के कंपोनेंट्स को मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। हीमोसाइटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो बताएगा आपके खून में कौन सी चीज कितनी मात्रा में है और कितनी होनी चाहिए। इस इंस्ट्रूमेंट को आप हीमोसाइटोमीटर कहते हैं बेटा। ठीक है? तो कैसी लगी आज की क्लास बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक साइंस स्पेशल का बैच ज्वाइन नहीं किया है, देख लिया होगा आपने किस तरीके से आपको साइंस पढ़ाया जाएगा। बेटा एक बार साइंस पढ़ लो, उसके बाद आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से डिटेल में फाउंडेशन के तौर पे एक बार साइंस अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो आप, उसके बाद आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाक से आ जाओ, जुड़ जाओ। ठीक है बच्चों? डाउट आप नोट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल डाउट क्लास लूंगी, डोंट वरी। जिस दिन 2-4 चैप्टर पढ़ा दूंगी और आपके बहुत सारे डाउट हो जाएंगे, इसलिए उस दिन हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है?